नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ये 12th एग्रीकल्चर का आपका चैप्टर है, जिसमें हम सांख्यिकी फर्स्ट लेकर आए, एलिमेंट ऑफ साइंस यानी PCMB सब्जेक्ट का ये चैप्टर है। बच्चों, ये चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न तथा 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों, अथवा में भी इसी चैप्टर से इसी प्रश्न आने हैं, तो टोटल 4 प्रश्न बन जाते हैं, 2 नंबर के और एक 3 नंबर का, तो यानी टोटल 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है ना। तो अथवा में भी उसी से बनेंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी आधार पर हमने पूरा वीडियो बनाया है। अच्छी प्रकार से आप चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बात और बता देता हूँ, कोरोना काल है बच्चों, और इस समय सब लोग घर पर हैं और घर पर ही रहें। ऑनलाइन आपकी स्कूलों की क्लास चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी। गवर्नमेंट स्कूलों में तो पता नहीं, प्राइवेट स्कूलों में ये चल रहा होगा सिस्टम। और आप लोग हमारे वीडियो से पढ़ते रहें, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। मेहनत करें। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था। 1-2 दिन के अंतर्गत हमारी पूरी जो क्लासें हैं कंप्लीट हो जाएंगी और सिलेबस आपका कंप्लीट होने जा रहा है। ये आपका इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी हम लेकर आ जाएंगे आज ही शाम तक। बच्चों, जिसको भी PDF चाहिए, तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट PDF चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल और एलिमेंट ऑफ साइंस की, तीनों जिसको PDF चाहिए कंप्लीटली, वो छात्र हमें PDF वो छात्र PDF पा सकता है। बस हमें क्या करना है, उसके लिए 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसको 600 रुपये पे करना है, और 600 रुपये पे करने के लिए या तो फ़ोनपे का यूज कर सकता है या गूगल पे से भी वो अपना ट्रांसफ़र कर सकता है। जिस छात्र को 600 रुपये की फुल PDF तीनों सब्जेक्ट की चाहिए वो कर सकते। किसी को एक सब्जेक्ट की चाहिए तो उसका 200 रुपये है, ये ध्यान रहे। तो किसी छात्र को भी जो भी PDF चाहिए, जो PDF के चाहते हैं, वो लोग इस बात को ध्यान रहे। और 600 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे करने के बाद वो अपनी PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF कैसी रहेगी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमने पढ़ाया है पूरा, उसकी पूरी PDF रहेगी। जैसा पढ़ाया है वैसी पेज आपको PDF में मिल जाएंगे, OTओं सहित। बिल्कुल OT भी आपको मिलेंगे, फुल सिलेबस आपको तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देर ना करें। जिसको चाहिए, मैं ये नहीं कहता जिसने पढ़ लिया उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छात्र बिल्कुल PDF से पढ़ना चाहते हैं वो PDF से पढ़ सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है छात्रों, चलिए ये चैप्टर को समझने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको खुद को यहाँ पर लाना पड़ेगा, मतलब खुद को रखना पड़ेगा क्वेश्चनों में। थोड़ा अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर नहीं है, पूरा समझने पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छी प्रकार से इसको समझना होगा। देखिए आप इसको। तो सबसे पहले प्रश्न है, सांख्यिकी के परिभाषा लिखिए। सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी क्या होता है बच्चों, देखिए आप लोग। सांख्यिकी आपको A.L. बावले एक व्यक्ति थे, इन्होंने दी थी। उनके अनुसार है कि सांख्यिकी समुचित रूप से गणना एवं माध्यों का विज्ञान है। A.L. बावले ने कहा था कि सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी समुचित रूप से गणना एवं माध्यों का क्या है? एक विज्ञान है, एक साइंस है। ठीक है, लेकिन लॉबेट कहते हैं, लॉबेट के अनुसार सांख्यिकी क्या है उसको भी आप लोग समझ सकते हैं बच्चों। लॉबेट कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तो लॉबेट ने कहा था कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मान के चलिए कोई घटना है, कोई घटना घटित हो गई, तो जैसे कोरोना एक घटना ही है, हम घटना ही मानेंगे उसको। तो उसकी व्याख्या करना कोरोना की, विवरण उसकी तुलना, मतलब इस साल कितना फैला, उस साल कितना फैला, उसका विवरण, जो भी आंकड़ों का संकलन का मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको वर्गों में बांटना और फिर उनको सारणी में सजाना, ये सब जो काम होता है ना, वो टोटल आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो उसे ही हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ध्यान रखें आप लोग। तो सांख्यिकी की परिभाषा आपको उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब सांख्यिकी का महत्व हम लोग समझेंगे बच्चों। सांख्यिकी का महत्व क्या है? सबसे पहला है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आंकड़ों की सहायता से हम लोग छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, क्षमता, उनकी समस्याओं और रुचि
आदि का मूल्यांकन उनका किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए हम लोग सांख्यिकी का कैसे समझ सकते हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का कैसा महत्व है वो आप लोग समझिए कि जैसे मान के चलिए आपकी क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, उनको आंकड़ों की सहायता से हम लोग छात्रों का ये पता कर सकते हैं कि उनकी योग्यता क्या है। मतलब योग्यता का मतलब है वो कितने योग्य, जैसे अभी तो जैसे कोई क्लास है 12th क्लास है 12th का तो पता कर सकते, लेकिन किसी स्कूल की अगर हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा करें तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है बच्चों की, कौन 10th पास है, कौन 12th में पढ़ रहा है, कौन 11th में, कौन 9th 10th। तो कहने का मतलब है उनकी योग्यता, उनकी क्षमता। देखो क्षमता का मतलब ये होता है कि बच्चे कौन कैसे पढ़ता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। कोई छात्र एक क्वेश्चन को 2 मिनट में याद कर लेता है, कोई छात्र को आधा घंटा लगता है, तो उनकी कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, उनकी समस्याएं भी, उनकी समस्या कौन कौन सी उनकी समस्या है, पढ़ने में कहाँ समस्या आती है। किसी को इंग्लिश पढ़ना आता है, किसी को नहीं आता, किसी को बोलना इंग्लिश आता है, किसी को नहीं आता। उनका इंटरेस्ट, वो सब का जो मूल्यांकन है वो सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये सब चीज़ें आपकी सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है बच्चों आपका चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व पढ़ रहे हैं हम लोग चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में। तो हम लोगों ने देखा कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से सांख्यिकी का महत्व समझिए आप लोग। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नई नई औषधियों के प्रभाव का अध्ययन आंकड़े एकत्रित करके किया जाता है और देश के किसी भी कोने में आंकड़ों से रोग के फैलने का अध्ययन भी किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना के नए कई तरीके की आपकी बीमारी फैल रही है। वैसे कोरोना हमारे लिए इस चैप्टर को समझने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए नई नई औषधियों का प्रभाव, कौन सी औषधि कहाँ पर काम, कौन सी दवाई कौन से रोग के लिए है, ये सब आंकड़ों से एकत्रित करके पता किया जाता है और देश के किसी भी कोने में आंकड़ों से किसी भी रोग के फैलने का अध्ययन किया जा सकता है। जी हाँ, अब देखिए विदेशों में कितने आंकड़े आ रहे हैं, हमारे देश में कितने आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में कितने आ रहे हैं, जिले में कितने आ रहे हैं, गाँव में कितने आ रहे हैं, ये पूरी जानकारी हम लोग आंकड़ों से ही पता तो कर रहे हैं और पूरा डाटा जो है ना आप लोग देख रहे होंगे आजकल की डेट पर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। तो नियोजन के क्षेत्र में आंकड़ों के माध्यम से सरकार यह जानकारी प्राप्त करती है कि देश में कितनी गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि उत्पादन कितना है, हमारे यहाँ मांग कितनी है, उसकी आपूर्ति की स्थिति क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें आंकड़ों से पता चलती हैं। सरकार ये देखती है कि देश में गरीब बेरोजगार कितने हैं। अभी कह देते हैं 10 करोड़ बेरोजगार है, 20 करोड़ बेरोजगार है। कैसे कह देते हैं? क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है ये सब चीज़ें। कृषि का उत्पादन कितना है, हमारे यहाँ फसल उत्पादन कितना हुआ, टोटल मध्य प्रदेश में कितना हुआ, टोटल देश में कितना हुआ, ये पूरी कितनी डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की मतलब अभी देखते हैं आपने कोरोना काल में देखा बहुत सारी चीज़ों की कमी पड़ गई थी, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हुई। तो ये सब चीज़ों का जो अध्ययन है ना वो सब आपका सांख्यिकी के अंतर्गत आता है और सांख्यिकी के महत्व में हम लोग सभी चीज़ों के नियोजन का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में सांख्यिकी का क्या है महत्व है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। सांख्यिकी की विधियों को समझाइए। तो सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनको हम लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंकड़ों का सबसे पहले संग्रहण। कोई भी हम लोग काम करेंगे तो शोधकर्ता, यानी आप क्या हो, एक शोधकर्ता हो, आप एक रिसर्चर हो, आप किसी पर रिसर्च कर रहे हो। समझना इस चीज़ को, खुद को रखना है। मैंने पहले ही कहा था कि मान के चलिए आप रिसर्च करते हो तो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि आंकड़ों को एकत्रित करना। मानकर चलिए मैंने आपको कोई काम दिया कि आप एक काम करिए कि ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय आप लोग गांव-गांव में जाइए और वहाँ से आंकड़े एकत्रित करिए। अब आंकड़े एकत्रित कैसे करना है कि आपको आंकड़े ऐसे एकत्रित करना है कि कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने लोग कोरोना से सही हो गए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने बच्चे हैं उसमें, कितने बूढ़े हैं और कितने जवान हैं और कितनी महिलाएं हैं। ये सब चीज़ आपको डाटा लेके आना है। तो सबसे पहले आप क्या जाओगे, गाँव में जाओगे, आंकड़े एकत्रित करोगे और इसमें उसे सतर्कता एवं उद्देश्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना चाहिए। आंकड़ों का संग्रहण हो गया, अब वर्गीकरण करेगा। तो शोधकर्ता द्वारा क्या करें, जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको सरलता से, उनको कैसे सरलता से समझाने के लिए, अब जो आंकड़े एकत्रित करके लाएगा तो उन्हें एकत्रित करके फिर मुझे समझाएगा ये मैं ऐसे ऐसे लिख कर लाया हूँ। तो उन्हें क्रम से वर्गों में विभाजित करें। जी हाँ, उसको वर्गों में विभाजित कर दोगे। एक तरफ आप लोग लिख दोगे नर, एक तरफ जो है मादा, मतलब कुल मिला के मेल फीमेल, बच्चे जो भी हैं, बूढ़े जवान, सब हिसाब से आप अपने हिसाब से वर्गों में उनको बांट लोगे। ठीक है ना, जिससे मुझको अच्छी प्रकार से क्या आ जाए, मुझे समझ में आ जाए कि ये क्या क्या लिखा है। अब इसके बाद आपने वर्गीकरण कर लिया, इसके बाद करते हैं सारणियाँ। तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद
उन्हें तुलनात्मक अध्ययन के लिए उन्हें भली प्रकार से सारणीबद्ध किया जाता है। क्या होता है कि आंकड़े तो एकत्रित कर लिए जाते हैं, फिर उनको सारणी में रखा जाता है, मतलब एक टेबल बनाई जाती है। टेबल बनाई जाती है इसलिए क्योंकि उनको जो पुराने वाले आंकड़े, मतलब 1 साल से पुराने जो आंकड़े हैं ना, उनकी उनसे क्या करा जा सके, तुलना किया जा सके कि पुराना जो आपके पहले 1 साल पहले कोरोना फैला था उस समय क्या कंडीशंस रही थी, कितने लोग मरे थे, कितना बूढ़े हुए थे, कितने मतलब जवान दिक्कत आई थी कोरोना से, कितने लोग मारे गए, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की एंटीबॉडी है ना। तो वो सब चीज़ कहने का मतलब है टेबल या सारणी इसलिए किया जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन पुराने वाले से कंपैरिजन के रूप में अध्ययन किया जा सके, इसलिए उनका सारणीबद्ध किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया सांख्यिकी विधियों को किस प्रकार से आपको समझना है, आंकड़ों का संग्रहण समझ में आया, वर्गीकरण समझ में आया और सारणियां बड़े अच्छी प्रकार से आपको समझ में ये चीज आ जाना चाहिए। अब बात करें हम सांख्यिकी के कार्य की कि सांख्यिकी का प्रमुख कार्य क्या है। देखो, सांख्यिकी के सबसे पहला कार्य है कि आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने में इसका उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, जहाँ पर हमारे जो आंकड़े हैं उनका तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत, तुलनात्मक मतलब पुराने आंकड़ों से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। दूसरा सांख्यिकी का कार्य है कि विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नियम एवं सिद्धांतों की परख करने में ये इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, कि विज्ञान द्वारा कोई भी नियम आया, कोई भी सिद्धांत आया, तो उसकी परख करने में भी हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है कि यह आंकड़ों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। सांख्यिकी का जो मुख्य काम है वो है कि हमेशा जो भी काम है उसको संख्या के रूप में प्रकट करने की कोशिश रहती है और हमेशा संख्याओं में ये चीज़ आती है। चौथा है जटिलता को सरल बनाती है, जो भी कोई चीज़ जटिल होती है उसको क्या करती है, सरल करने का काम करती है, और आंकड़ों को आपसी संबंध में बिठाने में यह सहायक है। तो ये सांख्यिकी के कार्य होते हैं। वैसे एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार से मैंने सभी प्रश्न बनाए हैं, लेकिन जहाँ पर 4-4, 5-5 पॉइंट है तो जरूरी नहीं आपको 5 पॉइंट लिखना हो, 2-2, 3-3 पॉइंट, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार से आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट है आंकड़ों के प्रकार। तो आंकड़ों के प्रकार की बात करें तो आंकड़े बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले होते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, पहले इनको आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। देखिए, वे आंकड़े जो शोधकर्ता के द्वारा अपने उद्देश्य, वे आंकड़े जो शोधकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। मैंने कहा था, आप मान के चलिए शोधकर्ता है और आप लोग किसी गांव में जाके जो आंकड़े एकत्रित करते हो, खुद जा करके पहली बार एकत्रित करते हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े उन्हें कहा जाता है। अच्छा, द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से एकत्रित किए हों, किंतु उनका शोधकर्ता द्वारा उपयोग विश्लेषण के लिए किया जा रहा हो। देखिए, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जो मान के चलिए अभी आप जो कर रहे हो आंकड़े आप कर रहे हो ना एकत्रित, उनको तो प्राथमिक नाम दे दिया, लेकिन जो आंकड़े पहले से ही आपके पास उपस्थित रहते हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा 1 साल पहले या 2 साल या 10 साल पहले एकत्रित करके रखे हो आपके पास नहीं, मतलब होना चाहिए। आप जैसे मैं आपको काम दे रहा हूं तो मेरे पास वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले से जो एकत्रित आंकड़े होते हैं ना, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी शोधकर्ता द्वारा उनको सिर्फ इसलिए उपयोग किया जाता है, उनके विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो द्वितीयक आंकड़ों, प्राथमिक आंकड़ों में बिल्कुल एक लाइन याद रखनी है कि जो प्राथमिक आंकड़े क्या हैं, जो आप खुद एकत्रित अभी कर रहे हो, और द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, जो पहले से ही एकत्रित कर लिए गए हैं किसी के द्वारा, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर का। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है, समझिए आप लोग। तो यह आंकड़े, मतलब प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, जबकि ये द्वितीयक आंकड़े शोधकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते या पहले से ये उपस्थित होते हैं। बच्चों, यह आंकड़े अधिक विश्वसनीय एवं प्रासंगिक होते हैं।
मतलब जो प्राथमिक आंकड़े जब आप खुद एकत्रित करोगे उन्हें, तो वो आंकड़े आपको पता है विश्वसनीय होंगे। ऐसा तो नहीं कि गलत सलत लिख के लेके आएगा, नहीं, तो वो तो आपके क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं इनका प्रयोग करने में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले से किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर लिए गए हैं। अब वो गलत है या सही है तो हमको जानकारी होती नहीं है ना। तो वो जो आंकड़े होते हैं ना, उनका उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करें बच्चों, तीसरा है इन्हें एकत्रित करने में समय, धन एवं अधिक ऊर्जा लगती है। जी हाँ, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में समय, धन और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जैसे आप जाओगे कहीं पे तो आपको पैसा, देखो बाइक से जाना पेट्रोल भी खर्च होगा, है ना। आप जाओगे तो आपकी मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, है ना। जबकि द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने में ऐसा कुछ नहीं लगता, कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आपके पास उपस्थित आंकड़े हैं, पहले से ही आंकड़े किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित कर लिए गए, तो वो तो आपके पास रहेंगे, तो वहाँ पर समय की क्या होगी, बचत होगी, मेहनत भी नहीं लगेगी, है ना। तो वही बात है। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, आपको अच्छी प्रकार से डेटा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है? देखिए, आंकड़ों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके उनसे संभावित एवं संपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं, उसे हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि आंकड़ों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अव्यवस्थित आंकड़ों को, मान के चलिए अव्यवस्थित आंकड़े कैसे होते हैं, जैसे कहीं पे 10, कहीं पे 3, कहीं पे 14, कहीं पे 28, कहीं पे 76, कहीं पे 25, वो आपके क्या है, अव्यवस्थित आंकड़े हैं। अब उनको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है। व्यवस्थित रूप में मतलब बिल्कुल आरोही अवरोही क्रम में लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से, है ना। तो उनसे फिर हम क्या कर सकते हैं, संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम, उनसे रिजल्ट अच्छी प्रकार से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से हम आंकड़ों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उनसे संभावित महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब वर्गीकरण का लाभ या महत्व क्या है उसको भी आप लोग समझिए बच्चों। वर्गीकरण से आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाया जा सकता है जिससे समझने में आसानी हो। ध्यान रखना, वर्गीकरण का लाभ पहला यह है कि वर्गीकरण से जो भी हम आंकड़े हैं यदि उनका वर्गीकरण करते हैं तो उनको सरल बना लेंगे, संक्षिप्त बना लेंगे। अगर सरल संक्षिप्त बना लिया जाएगा जिससे क्या होगा, उनको समझने में आसानी होगी। किसी व्यक्ति को यदि हम वो बताएंगे तो वो व्यक्ति उन आंकड़ों को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। ठीक है। दूसरा है, वर्गीकरण से आंकड़ों की तुलना करने में भी सुविधा होती है। पुराने वाले आंकड़े हैं उनको नए वाले आंकड़ों से यदि हम कंपैरिजन करेंगे कि पहले क्या स्थिति थी अब क्या स्थिति है ना, तो तुलना करने में भी क्या होती है, सुविधा रहती है। तीसरा है कि वर्गीकरण से आंकड़ों को समानता एवं असमानता भी स्पष्ट हो जाती है। कौन से आंकड़े समान है, कौन से आंकड़े असमान है, अलग अलग है, विभिन्न है, तो उनको समझने में भी ये आपकी पूरी समानता असमानता ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन से आंकड़े एक जैसे हैं, कौन से आंकड़े स्पष्ट नहीं है। आगे बात करेंगे वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों, वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो आप लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि जो वर्गीकरण है वो एक आधार पर संपूर्ण वर्गीकरण होना चाहिए। देखो क्या होता है, वर्गीकरण के विभिन्न आधार हो सकते हैं। हमने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको, कई पत्तियों के आधार पर, संबंध के आधार पर, है ना, जीवन के आधार पर, तो कई आधार होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं स्पेशली। तो वर्गीकरण का ये कोशिश होना चाहिए, जब भी वर्गीकरण किया जाए तो उसका एक आधार होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि वर्गीकरण का आधार स्पष्ट होना चाहिए। जो भी वर्गीकरण किया गया है उसका आधार क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिख दिया समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जो भी आधार उसमें लिखा गया है वो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल पता चलना चाहिए कि जो वर्गीकरण किया गया है वो इस आधार पर किया गया है। तीसरा है कि वर्गीकरण में ऐसे वर्ग बनाना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें घटाया बढ़ाया जा सके। सही बात है, ऐसे वर्गीकरण जब वर्गीकरण हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ का, आंकड़ों का मोस्टली, तो वहाँ पर इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर उनको आंकड़ों को घटाया बढ़ाया, मतलब उस वर्गों को घटाया बढ़ाया जा सके।
चौथा है बच्चों, वर्गों में रखी इकाइयां सजातीय होना चाहिए। वर्गों की रखी इकाइयां कैसी होना चाहिए? सजात होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो वर्गीकरण की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं? उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको अच्छी प्रकार से मालूम है। बात करेंगे आगे, सारणीयन किसे कहते हैं? सारणीयन क्या होता है बच्चों? सारणीयन की मतलब होता है टेबल, सीधी सी बात है, टेबल बनाना। और आपने देखा होगा टेबल ये खाना खाने वाले टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, टेबल की बात कर रहा हूँ जो हम लोग बनाते हैं कहाँ पे? कॉपियों में, जनरली जो टेबल्स होती हैं, देखा होगा। चलिए, सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक सांख्यिकीय आंकड़ों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही सारणीयन कहलाता है। बच्चों, अगर सारणीयन की बात करें तो मान के चलिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया, आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद फिर उनको वर्गों में बांटा, और वर्गों में बांटने के बाद उनको क्या किया जाता है? सारणी में उनको सजाया जाता है। ठीक है ना, तो वही आपका सारणीयन है। अब ये कह रहे हैं कि किसी विचाराधीन समस्या को, अब विचाराधीन समस्या हमारी तो कोरोना ही है, बात खत्म। तो कोरोना से वो जो समस्या है, उनके जो आंकड़े लिए गए हैं उसको स्पष्ट करने के उद्देश्य से हमने क्या किया कि सांख्यिकीय आंकड़ों को बिल्कुल क्रम में एवं बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से उनको प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के सामने, मेरे सामने आप रखोगे, आप एक शोधकर्ता हो, मैंने आपको पूरा गांव दिया था, तो उसमें आपने जो भी आंकड़े एकत्रित किए उनको वर्गों में बांटा, फिर उनको आप क्या क्या करेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे और उनको प्रस्तुत करेंगे मेरे सामने। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी सारणी बनाते हैं। ठीक है, अब सारणीयन के उद्देश्य क्या है समझिए, इसलिए हम लोग सारणीयन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आंकड़ों को क्रमबद्ध रखकर तुलना करने में, आंकड़ों को क्रम से रखेंगे। दूसरी बात, उनकी जो पुराने आंकड़े हैं उनसे तुलना अच्छी प्रकार से की जा सके, इसलिए आंकड़ों का सारणीयन करते हैं। दूसरा है कि सारणीयन के रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत करने से उनकी विशेषता भी प्रकट हो जाती है। कौन से आंकड़े विशेष हैं, कौन से इंपोर्टेंट हैं, तो वो भी विशेषता भी प्रकट हो जाती है, इसलिए भी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं सारणीयन के रूप में। तीसरा है, इससे सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह सुगमता से मिल जाते हैं। ये भी एक बात सही है कि जो भी मान के चलिए बहुत सारी रामायण लिखोगे तो समय लगेगा, बहुत सारी जगह घेरेगा, लेकिन नहीं, इसमें बिल्कुल एक टेबल बनाकर वहाँ पर ही हम कई प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह बड़ी अच्छी प्रकार से वहाँ पर हमको मिल जाएंगे एक टेबल के रूप में। ठीक है, तो सारणीयन किसे कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, सारणीयन के प्रमुख लाभ या महत्व लिखिए। सारणीयन के प्रमुख लाभ या महत्व क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले बात बताऊं कि इससे आंकड़ों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। सारणीयन से सबसे क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे टेबल का, तो हम लोग बिल्कुल सरलता से इजी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है, सारणी के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा सूचना कम स्थान में प्रदर्शित की जा सकती हैं। बिल्कुल बच्चों, देखो मान के चलिए उन्हीं आंकड़ों को यदि आप लिखोगे तो कई पेज भर जाएंगे। यदि उन्हीं आंकड़ों को हम टेबल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग उनको मतलब कम जगह में अधिक से अधिक चीज़ें लिख कर रख सकते हैं। तीसरा है, सारणीयन आंकड़ों की तुलना में सहायक होता है। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो वर्गीकरण हो या सारणीयन, ये पुराने वाले आंकड़ों से कंपैरिजन करने में या तुलना करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। चौथा है, सारणियों से प्रविष्ट आंकड़ों को बिंदु, रेखा एवं चित्रों के रूप में भी सरलता से समझा जा सकता है। ये भी एक बात है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सारणियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आंकड़े हैं उन्हें बिंदु, रेखा या चित्रों के रूप में भी समझाया जा सकता है। मान के चलिए इसका मैं ये बना दिया, ये लाइन है ये वाली, इसका मतलब मैंने लिखा कि ये होता है, इसका मतलब होता है क्या मानूं मैं, इसका मतलब होता है मेल। ठीक है, और फिर मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके, इसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है ना, मैं इस प्रकार से गोला चित्र बना दूं, इसका मतलब क्या होता है, बुजुर्ग। तो कहने का मतलब समझिए आप मेरा कि चित्रों एवं बिंदु रेखाओं के रूप में भी हम लोग उन सारणी में प्रविष्ट आंकड़ों को आसानी से सरलता से समझा जा सकता है। तो ये आपका सारणीयन का प्रमुख लाभ या महत्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों का सारणीयन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए या किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आंकड़ों का सारणीयन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप निम्न कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि सारणी एक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए। जो भी हम लोग सारणी बना रहे हैं ना, वो छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बना दी, स्पष्ट होना चाहिए जो भी बना रहे हैं,
और उसका पूर्ण शीर्षक होना चाहिए, कंप्लीट उसका टाइटल होना चाहिए कि सारणी किसके आधार पर बनाई गई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूरा टाइटल ऊपर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि सारणी की रचना कागज के अनुरूप होना चाहिए। ये भी याद रखना है कि कागज छोटा पड़ गया सारणी बड़ी है, या सारणी बड़ी है सारणी छोटी है तो कागज बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सारणी बनाए जा रहे हैं, जो भी आप लोग टेबल बना रहे हो, वो कागज के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद तुलनात्मक आंकड़ों को साथ साथ रखना चाहिए। जो भी जिस आंकड़ों से हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है पुराने वाले आंकड़ों से, उनसे तुलना करने के लिए हमें जो भी आंकड़े अभी के और पहले आंकड़ों को एक साथ साथ रखना चाहिए, जिससे उनका कंपैरिजन अच्छी प्रकार से किया जा सके। किसी विशेष तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सारणी के नीचे नोट अवश्य लिखना चाहिए। मान के चलिए उस सारणी में कुछ तथ्य है, ऐसा तथ्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हम लोग नोट करके नीचे हमको जरूर लिखना चाहिए, जिससे अच्छी प्रकार से उसको समझा जा सके। पांचवा है बच्चों, सारणी के नीचे आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सारणी कहाँ से बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, इसका स्रोत वहां पर हमको जरूर लिखना चाहिए, सोर्स कि सारणी ये यहाँ से ऐसे ऐसे बनाई गई है। ठीक है। तो बच्चों ये आंकड़ों का सारणीयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां, उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है सांख्यिकी सेकंड, जिसमें हम लोग समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल आते हैं, उनको भी हम लोग अच्छी प्रकार से आगे समझेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बच्चों तब तक के लिए, आगे वाली वीडियो बनाने तक के लिए नमस्कार।